हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2। ठीक है, कल हमने सीटिंग अरेंजमेंट की बेसिक बातें जानी थी, उसके टाइप्स जाने थे, है ना, और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आज हम फिर से सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो ये सीटिंग अरेंजमेंट हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो पजल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे, जो पजल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पोर्शन से लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आप लोगों को स्पेशल ध्यान देना है। ठीक है, स्पेशल ध्यान का मतलब है कि ये जो हमारा टॉपिक है 5 से 6 नंबर का टॉपिक है और अच्छा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो अदा करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है अच्छे से। अब क्वेश्चन करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? 22 boys are standing in front of Kunal in a queue. 12 boys are standing to the back of Rohit. In the same queue, if total number of boys is 30, then the number of boys standing in between Kunal and Rohit. ये हमें बताना है। अब देखो, यहाँ पर कोई कुणाल है। ठीक है, क्या बोला गया है? कुणाल के सामने फ्रंट ऑफ कितने बॉयज़ हैं? 22 बॉयज़ हैं। ठीक है, और क्या बोला है? 12 बॉयज़ आर स्टैंडिंग टू द बैक ऑफ रोहित इन द सेम क्यू। उसी लाइन में, सेम लाइन में कोई रोहित है। ठीक है, अब इनको अलग अलग लिख रहे हैं, बाद में हम इनको रिलेट करेंगे। ठीक है, उसी लाइन में रोहित है और उसके पीछे की साइड में कितने बॉयज़ हैं? 12 बॉयज़ हैं। ठीक है, देखो जो कुणाल है, ये कुणाल है, कुणाल के फ्रंट में कितने बॉयज़ हैं? 22 बॉयज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे की तरफ कोई बॉयज़ होंगे। अब रोहित है, जो रोहित है उसके पीछे की साइड यानी कि बैक साइड में हमें दिया है 12 बॉयज़ हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर में यानी कि इसके आगे होंगे। अब बोला है टोटल जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो कितने हैं? 30, यानी कि उस लाइन में जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? 30 है। अब देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, ऊपर की साइड से जब कुणाल को हम देखते हैं तो यहाँ पर कितने बॉयज़ हैं? 22 बॉयज़ हैं। लेकिन अगर कुणाल को इंक्लूड कर दिया जाए तो जो कुणाल की पोजीशन है फ्रंट से ऊपर से, तो कुणाल की पोजीशन क्या है? 23वीं। ठीक है, यानी कि 23वीं पोजीशन है ऊपर से, है ना। 22 तो ये थे, 23वां कौन हो गया? कुणाल हो गया। तो कुणाल के नीचे की साइड यानी कि बैक साइड में कितने बॉयज़ होंगे? अब टोटल कितने हैं? 30, तो उसमें से अगर माइनस कर दें 23 तो कितना बचा? 7, यानी कि कुणाल के बैक साइड में कितने बॉयज़ हैं? 7 बॉयज़ हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम देखते हैं रोहित के लिए। यहाँ पर दिया गया है रोहित के बैक साइड में कितने बॉयज़ हैं? 12 बॉयज़ हैं। ठीक है, अगर बैक साइड से हम काउंट करें रोहित को तो रोहित की पोजीशन क्या है? 13वीं है, 12 तो नीचे है और रोहित कौन सा है? 13वां। ठीक है, लेकिन टोटल बॉयज़ कितने हैं? 30 है। तो 30 से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो ऊपर जो रोहित से फ्रंट में यानी कि ऊपर की साइड में जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? 17। ठीक है, कितने हैं? 17 है। और अगर रोहित को हम काउंट करें ऊपर की साइड से, फ्रंट से, तो रोहित की पोजीशन कौन सी है? 18वीं, है ना, 18वीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 17 तो पहले ही है और एक खुद रोहित हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों के बीच में हमें बताना है कि कितने बॉयज़ हैं, कुणाल और रोहित। अब कुणाल को जब हम फ्रंट से देखते हैं तो कुणाल की पोजीशन है 23वीं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम रोहित की पोजीशन देखते हैं ऊपर से तो रोहित की पोजीशन कौन सी है? 18वीं। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? माइनस। तो कितना बचा? 5। ठीक है, अब जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उसमें से हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि 4। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसमें से हमेशा -1 हम करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमें दिया था कि कोई कुणाल है। ठीक है, कुणाल के सामने एक लाइन में कितने बॉयज़ हैं? 22 बॉयज़ हैं। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं लाइन में वो कितने हैं? 30 है। तो जो कुणाल है उसके नीचे की साइड में कितने बॉयज़ होंगे बताओ? अब फ्रंट से हम जब देखते हैं तो यहाँ तक तो है 22 बॉयज़, लेकिन जब कुणाल को इंक्लूड कर लेते हैं तो यहाँ तक कितने हो गए? 23 हो गए, है ना।
तो रिमेनिंग जो नीचे की साइड बचे वो कितने बचे, 30 से जब हम 23 माइनस करेंगे तो ये बचे 7। ठीक है, इसी तरह से हमें रोहित की पोजीशन दे रखी है। रोहित की पोजीशन हमें क्या दी है, रोहित की जो पोजीशन है वो नीचे की साइड से, ठीक है, क्या बोला है, 12 बॉयज़ आर स्टैंडिंग टू द बैक ऑफ रोहित। 12 जो बच्चे हैं बॉयज़ हैं वो रोहित के पीछे खड़े हैं। ठीक है, अब रोहित के आगे कितने हैं ये भी बता देते हैं। अब 12 बॉयज़ हैं रोहित के पीछे, अगर रोहित को इंक्लूड कर दिया जाए तो रोहित कौन सा है, 13वां है, क्योंकि 12 ये हो गए और रोहित इंक्लूड होकर कौन सा हो गया, 13वां। लेकिन टोटल बॉयज़ कितने हैं, 30, तो यहाँ पर 13 इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पर रोहित से जो फ्रंट में जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं, 17 बॉयज़ हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कुणाल और रोहित के बीच में कितने बॉयज़ हैं। अब देखो, जब हम बात करते हैं फ्रंट से जब हम कुणाल को देखते हैं तो कुणाल की पोजीशन कौन सी है, 23वीं। ठीक है, और जब फ्रंट से हम रोहित को देखते हैं तो रोहित की पोजीशन कौन सी है, 17 तो ये हो गया और एक खुद रोहित ये हो गई 18वीं। ठीक है, यानी कि 18वीं, तो 18 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचा, 5। अब जो भी संख्या यहाँ पर है उसमें से हम हमेशा -1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, 4, यानी कि कुणाल और रोहित के बीच में कितने बॉयज़ हैं, 4 बॉयज़ हैं। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। समझ में आया। ठीक है, अब इसी टाइप का सेम क्वेश्चन और देखते हैं। अब सेम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 32 बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एक्स इन ए क्यू, y is standing in the 19th position from the back in the same queue. If total number of boys is 45, then the number of boys standing in between x and y is। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई x है, x के फ्रंट में कितने बॉयज़ हैं, 32 बॉयज़ हैं। ठीक है, अब y is standing in the 19th position from the back, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, जो y की पोजीशन है वो पीछे की साइड से 19वीं है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट पोजीशन हमें दी गई है तो इसकी पोजीशन कितनी है, 19वीं। तो इसके जो पीछे जो बॉयज़ होंगे वो कितने होंगे, 18। ठीक है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर क्या बोला है, 19th पोजीशन फ्रॉम द बैक, पीछे की साइड से y की जो पोजीशन है वो कौन सी है, 19वीं है। तो इसके पीछे यानी कि y को हम अगर छोड़ दें तो y के पीछे कितने बॉयज़ हैं, 18। ठीक है, अब टोटल जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो कितने हैं, 45 है। तो x के नीचे की साइड में कितने होंगे बताओ, यहाँ तक थे 32, अगर x को इंक्लूड कर लिया जाए तो कितने हो जाते हैं, 33। तो रिमेनिंग कितने बचे, 33 इसमें से माइनस कर देंगे यानी कि 12। x के बैक साइड में कितने बॉयज़ हैं, 12 बॉयज़ हैं। ठीक है, अब y से देख लेते हैं। यहाँ से जब हम देखते हैं यहाँ तक की y तक की पोजीशन कितनी है, 19th की, लेकिन टोटल बॉयज़ कितने हैं, 45, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 19, तो ये कितना बचता है, 26। ठीक है, कितना बचता है, 26। अब जब फ्रंट से हम x की पोजीशन देखते हैं तो x की पोजीशन कितनी है, 33, और y की पोजीशन कौन सी होगी, 26। तो यहाँ तक है और y इंक्लूड हो गया, कितना हो गया, 27। तो यानी कि इसमें से 27 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बच गया, 6। अब जो भी यहाँ पर संख्या होती है उसमें से क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 क्या है, इसका राइट आंसर है। यानी कि x और y के बीच में कितने बॉयज़ हैं, 5, यानी कि ऑप्शन भी क्या है, राइट आंसर है। समझ में आया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर लोगे, है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एक तरीके से मैथ का क्वेश्चन है। क्या है, इन ए क्लास 72 चिल्ड्रन, in a class of 72 children are seated in rows and columns in such a way that the number of children in each row is 12.5% more than the number of children in each column. How many children are there in each row? ठीक है, हमें बताना है। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका होमवर्क। ठीक है,
ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। बाकी कल मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक से, दोनों से इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग होमवर्क में ले लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 to 7, यानी कि ये 3 से 4 क्वेश्चन हमसे इससे में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं। क्या बोला है, 10 persons LMNOPQRSTNU are standing in a straight line facing north but not necessarily in the same order, ठीक है। ये कहाँ पर है, एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं और इनका फेस कहाँ पर है, नॉर्थ साइड की ओर है, ठीक है। आगे क्या बोला है, 4 persons are standing between Q and S. P is standing at one of the extreme ends. L is standing to the immediate right of Q. L is standing second to the left of P. U is standing second to the right of S and second to the left of N. 3 persons are standing between R and M. O is not standing at any extreme end of line. M is far away from O than that of P. ये हमें दिया गया है। इन जो स्टेटमेंट्स हैं इनके आधार पर हमें इसको अरेंज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या बोला है, 4 persons आर स्टैंडिंग बिटवीन Q एंड S, ठीक है। यहाँ पर है, अगर Q यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 और 4, तो S कहाँ पर आ गया, S यहाँ पर आ गया। लेकिन पोजीशन ये भी हो सकती थी कि S इस साइड हो और Q इस साइड हो, ठीक है, क्योंकि Q और S के बीच में कितने हैं, 4 persons है। लेकिन पोजीशन हमें नहीं पता कि Q किस साइड है और S किस साइड है। तो ये हमने यहाँ पर क्या मान लिए, हमने 2 केस ले लिए, ठीक है। हमारे पास 2 केस हो गए, एक बार Q इस साइड है और एक बार Q इस साइड है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोला है P इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। P है वो एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, लेकिन P की पोजीशन अभी हमें नहीं पता कि कौन से एंड पर है। तो ये जो लाइन है P वाली, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि हम इसको बाद में रिलेट करेंगे। आगे चलते हैं, L इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। जो L है वो Q के इमीडिएट राइट में है। तो Q यहाँ पर है, Q के इमीडिएट राइट कौन सा होगा, ये, क्योंकि सभी का फेस किस साइड है, नॉर्थ की साइड है ना। सभी का फेस किस साइड है, नॉर्थ की साइड। जब नॉर्थ की साइड फेस है तो हम क्या करते हैं, Q के इमीडिएट राइट साइड में। तो इमीडिएट राइट कौन सी होगी, ये वाली। देखो आप लोगों को ये तो डायरेक्शंस तो पता है ना, नॉर्थ हम कौन सी मानते हैं, नॉर्थ होती है ये, साउथ ये, ईस्ट ये और वेस्ट ये। इनमें तो कन्फ्यूज़न नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। हमारे जो सामने वाली, यानी कि हम जैसे हम यहाँ पर है, हमारे जो ऊपर की साइड है बिल्कुल सामने, जो हमारे पेज के ऊपर की साइड है वो होती है उत्तर, यानी कि नॉर्थ, और नीचे की साइड होता है वो होता है साउथ, यानी कि दक्षिण, ठीक है। जो राइट साइड में है, हमारे राइट हैंड साइड में है, वो होता है ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो होता है वेस्ट, ठीक है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। डायरेक्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, जब इनका फेस कहाँ पर दिया गया है, नॉर्थ की साइड दिया गया है, यानी कि ऊपर की साइड दिया गया है। तो Q के जब राइट साइड में बोला गया है, तो राइट साइड कौन सी है, ये वाली, हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या बोला था, L इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। Q के इमीडिएट राइट में कौन है, L है। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर आएगा L आएगा यहाँ पर, ठीक है। Q के बिल्कुल इमीडिएट राइट में। दोनों केसेस साथ लेकर चल रहे हैं हम, बिल्कुल, है ना। आगे क्या बोला है, L इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। जो L है वो P के सेकंड लेफ्ट में है। तो P यहाँ पर कहाँ पर होना चाहिए, P यहाँ पर, तभी तो L सेकंड लेफ्ट में होगा। लेकिन इस केस में P कहाँ पर आएगा, इस केस में P आएगा यहाँ पर, तभी तो जो L है वो P के सेकंड लेफ्ट में होगा, ठीक है। लेकिन जो हमने ऊपर एक लाइन छोड़ी थी, कौन सी, P इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, यानी कि P है वो किसी एक एंड पर है। अब अगर जो फर्स्ट केस है इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें P की जो पोजीशन है वो कहीं पर बीच में है, लेकिन P की पोजीशन बीच में तो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट केस है वो क्या है, रॉन्ग है, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट केस को हमने रिमूव कर दिया। अब सेकंड केस है, उसके ऊपर चलते हैं। P है वो एक्सट्रीम एंड पर है, तो P के राइट साइड में कोई आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि P क्या है,
एक्सट्रीम एंड पर है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और टोटल पर्सन्स कितने थे, 10, यानी कि एक पर्सन यहाँ पर आएगा पी के लेफ्ट साइड में। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। आगे देखते हैं। U इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ S। जो U है वो S के सेकंड राइट में है। अब S यहाँ पर है तो S के सेकंड राइट में कौन सा होगा, 1 और 2। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है U। ठीक है, आगे बोला है एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, और N के सेकंड लेफ्ट में है कौन, U। तो N कहाँ पर आ जाएगा, N आ जाएगा यहाँ पर। S के राइट साइड में सेकंड नंबर पर कौन है, U, और N के सेकंड नंबर सॉरी N के सेकंड नंबर लेफ्ट में कौन है, U है। ठीक है, ये सभी यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बोला है 3 persons आर स्टैंडिंग बिटवीन R एंड M। R और M के बीच कितने पर्सन हैं, 3 है, लेकिन M और R की पोजीशन भी हमें नहीं पता कि कौन सी पोजीशन कौन सी साइड है। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं, बिल्कुल बाद में रिलेट करेंगे। आगे बोला है O इज नॉट स्टैंडिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। जो O है वो कहीं पर भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा है, यानी कि एक्सट्रीम एंड कौन सा बचा है, ये वाला। तो O यहाँ पर तो होगा नहीं। ठीक है, O यहाँ पर नहीं आएगा, इतना पता लग गया। आगे बोला है M इज फार अवे फ्रॉम O देन दैट ऑफ P। जो M है ना वो क्या है, O से दूर है। ठीक है, ठीक है, और P के पास में है। इसका मतलब यही हो ना, M इज फार अवे फ्रॉम O। M है वो O से दूर है, कंपैरिजन करें तो किसके साथ, P से। ठीक है, यानी कि P के पास में है लेकिन O से दूर है। अब इस लाइन से हम इसको रिलेट करते हैं, कैसे, अगर R को यहाँ पर बैठा दिया जाए और M को यहाँ पर बैठा दिया जाए तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन हैं, 3। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 और 3, सही है। अब देखो जो M है वो P के पास में होना चाहिए, यहाँ पर पास में है। ठीक है, और O से दूर होना चाहिए, लेकिन O यहाँ पर आएगा नहीं, तो O कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या सही है, बिल्कुल सही है ना। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और कौन बच गया, सिर्फ T बचा है, तो T आ गया यहाँ पर, यानी कि सभी की पोजीशन हमने बैठा दी। अगर हम M और R को इस तरीके से लेना चाहें, M को यहाँ पर ले लिया और R को यहाँ पर ले लिया, तो क्या इसको ये सही है, क्यों, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या बोला है, जो P है ना वो M के पास होना चाहिए और जो M है वो O से दूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, M और O के बीच में जो गैप है वो कम है, और यहाँ पर M और P के बीच का गैप यहाँ पर कितना है, ज़्यादा है, यानी कि उल्टा हो रहा है ना। तो ये वाला जो केस है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा R इस साइड और M इस साइड। ठीक है, O यहाँ पर आ नहीं सकता था तो O आ गया यहाँ पर, और कौन सा बचा था, सिर्फ एक पर्सन बचा था, T आ गया यहाँ पर। ठीक है, इन सभी की पोजीशन हमने कर दी है। समझ में आया सभी को। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अमंग देम स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर कौन बैठा है, तो इस साइड लेफ्ट एंड पर कौन बैठा है, ये होती है लेफ्ट साइड, ये होती है राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में एंड पर कौन बैठा है, T बैठा है, तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के आधार पर, इफ ऑल पर्सन्स आर मेड टू स्टैंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम L, द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी पर्सन्स एक्सक्लूडिंग L विल रिमेन अनचेंज्ड। क्या बोला है, ये बोल रहा है देखो, अगर सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, जहाँ से हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में चलेंगे, इस साइड में। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, L से। ये बोल रहा है L से हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड में। ठीक है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको लिख देते हैं। तो L के बाद कौन है, L M N O P Q R S T और ये हो गया U। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें ये बताओ कि किस पर्सन का जो पोजीशन है वो अनचेंज्ड है। ठीक है, अब देखो इनकी चेंज हो गई, जो M है
m की जो पोजीशन है वो बिल्कुल अनचेंज्ड है, यानी कि हम जो m है वो पहले भी यही था और अब भी यही है ना। m की पोजीशन बिल्कुल अनचेंज्ड है, आगे किसी की पोजीशन अनचेंज्ड है क्या? और जो जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पर्सन हैं, सभी की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमसे पूछा गया था इफ़ ऑल पर्सन्स आर मेड टू स्टैंड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम L, द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी पर्सन्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो सिर्फ एक जो पर्सन है उसकी पोजीशन अनचेंज्ड रही है, किसकी? m की। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी पर्सन्स स्टैंडिंग बिटवीन m एंड o, m और o के बीच में कितने पर्सन्स हैं? तो चलिए देखते हैं m कहाँ पर है और o कहाँ पर है, ठीक है। m है यहाँ पर और o है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन हैं? 1 2 3 4 और 5। m और o के बीच में कितने पर्सन हैं? 5 पर्सन हैं, यानी कि ऑप्शन ई क्या है? राइट आंसर है 5, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स द इमीडिएट नेबर्स ऑफ s। s के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो हमें बताने हैं। तो हम बता सकते हैं, फिर से हम चलते हैं। s के जो नेबर है वो कौन कौन है? एक तो t है और एक o है, यानी कि t और o क्या होगा? राइट आंसर होगा। देख लेते हैं। तो t और o कहाँ पर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो ये ऐसे भी हो सकता है o और t, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये दोनों जो लेटर्स हैं वो होने ज़रूरी है, यानी कि मेंबर दोनों यही होंगे o और t, ठीक है। तो अगर o t होता तो भी हमारा आंसर यही होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। NTSC में हमसे पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। इस क्वेश्चन को बोलते हैं पजल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। हमसे पूछा गया है पजल टाइप सीटिंग अरेंजमेंट। पजल ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं पजल। इसमें क्या है? 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स क्या है? एक तो जो प्यूपिल्स हैं कितने हैं? 8, इनको हमें अरेंज करना है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। और क्या है इनके साथ? और क्या दे रखा है? डिफरेंट प्रोफेशंस, और इनके साथ इनके प्रोफेशंस भी दे रखे हैं। तो साथ में इनको बैठाना भी है और इनका प्रोफेशंस भी हमें बताना है कि कौन से का क्या प्रोफेशन है, ठीक है। 2 वेरिएबल्स पजल है, इसको करते हैं, ठीक है। ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गया तो समझो आपको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर खास ध्यान देना है। क्या बोला गया है? 8 पीपल EFGHJKL एंड M आर सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। कितने पीपल हैं? 8। कैसे बैठे हैं? सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, और उनका फेस किस साइड है? सेंटर की साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बना लेते हैं 8 पीपल के लिए। ये हमने बना लिया 8 पीपल के लिए, ठीक है। सभी का फेस क्या है? इनसाइड है, सेंटर की तरफ है, तो सभी का फेस हमने कर दिया इनसाइड, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब क्या बोला गया है? ईच ऑफ देम इज ऑफ ए डिफरेंट प्रोफेशन, ठीक है। सभी का अलग अलग प्रोफेशन है, ये नहीं पता कि कौन से का क्या प्रोफेशन है, ठीक है। ये हमें अरेंज करना पड़ेगा। कौन कौन सा प्रोफेशन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोलमिनिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लॉयर, प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट, ठीक है। ये इनके प्रोफेशंस हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, परंतु ज़रूरी नहीं है कि ये इन सेम ऑर्डर में हो। आगे क्या बोला है? F इज सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, ठीक है। द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K। देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन द साइंटिस्ट एंड E। Only one person is sitting between the engineer and E. The columnist is to the immediate right of the engineer. M is second to the right of K. H is the scientist. G and J are immediate neighbors of each other. Neither G nor J is an engineer. The financial analyst is to the immediate left of F.
द लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ द कॉलमनिस्ट, द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द इंजीनियर, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंट। ये हमें स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इनके आधार पर इन सभी को हमें क्या करना है, रिलेट करना है और इनको अरेंज करना है, ठीक है। अब जब हम पजल को करते हैं तो हमें एक बात हमें ध्यान रखनी है, क्या, जो चीज़ें हम अरेंज कर पा रहे हैं यानी कि आपस में मिला पा रहे हैं, है ना, आपस में रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को, उन चीज़ों को हम साथ में लिखते जाएंगे और जो चीज़ें रिलेट नहीं कर पा रहे हैं उनको हम हाईलाइट कर लेंगे ताकि हम बाद में उनका यूज कर सकें, ठीक है। देखो कैसे करना है, ध्यान देना है सभी को अच्छी तरीके से। सबसे पहले क्या बोला गया है, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, एफ इज सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, ठीक है। के कहीं पर हम ले लेते हैं, के मान लो हमने यहाँ पर ले लिया है, कहीं पर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर लेना है, ठीक है, कहीं पर भी ले सकते हैं। के अगर मान लो यहाँ पर लिया है तो क्या बोला है, एफ इज सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ, तो एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन हुआ, 1 और 2, ये हो गया एफ, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे क्या बोला है, द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, जो साइंटिस्ट है ना वो के का इमीडिएट नेबर है। लेकिन यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं, क्या, अब के यहाँ पर है, साइंटिस्ट यहाँ पर भी हो सकता है और साइंटिस्ट यहाँ पर भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि साइंटिस्ट कौन सी साइड में है, साइंटिस्ट जो है वो कौन सी साइड में के है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, केस लगा लेते हैं, ठीक है, एक और केस बना लेते हैं। सेम 8 पीपल हैं और इन सभी का फेस है इनसाइड है, ठीक है, के यहाँ पर था और एफ है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सेम हो गया। अब क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट है वो के का इमीडिएट नेबर है, तो या तो साइंटिस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है, इमीडिएट नेबर हो गया, या फिर साइंटिस्ट हो सकता है यहाँ पर हो, ठीक है। अब दो केसेस बन गए, या तो साइंटिस्ट इस साइड है या साइंटिस्ट इस साइड है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन द साइंटिस्ट एंड ई और साइंटिस्ट के बीच में कितने पीपल हैं, 3 पीपल हैं। अब साइंटिस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, अब इसके बीच में 3 पीपल गिनते हैं, 1 2 और 3, तो ई कहाँ पर आएगा, ई आएगा यहाँ पर। अब देखो साइंटिस्ट है उसके लेफ्ट साइड से काउंट करो चाहे राइट साइड से काउंट करो, जब दोनों साइड से काउंट करेंगे तो 3 पीपल के बाद में ई की पोजीशन सेम आएगी। कैसे, देखो 1 2 3 हो गए, 3 पीपल बीच में बैठा दिए तो ई आ गया, 1 2 3, 3 पीपल बीच में बैठाए तो ई कहाँ पर आ गया, ई आ गया यहाँ पर, यानी कि ई की पोजीशन बिल्कुल सेम है। अब के की यहाँ पर भी ई की पोजीशन क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि के और जो साइंटिस्ट है, क्या बोला है यहाँ पर, देखो देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन साइंटिस्ट एंड ई, ठीक है, तो साइंटिस्ट और ई के बीच में कितने पीपल हैं, 3, 1 2 और 3, तो ई कहाँ पर आ गया, ई आ गया यहाँ पर, ठीक है, समझ में आई बात सॉरी। आगे क्या है, ओनली 1 पर्सन इज सीटिंग बिटवीन द इंजीनियर एंड ई, ठीक है, एक पीपल बैठा है, एक पर्सन बैठा है किसके बीच में, इंजीनियर और ई के बीच में। अब ई है यहाँ पर तो इंजीनियर इस साइड भी हो सकता है, इंजीनियर इस साइड भी हो सकता है। अब ई है यहाँ पर, इंजीनियर इस साइड भी हो सकता है, इंजीनियर इस साइड भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि इंजीनियर कौन सी साइड होगा, तो ये जो लाइन है ओनली 1 पर्सन इज सीटिंग बिटवीन इंजीनियर एंड ई, इसको हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं कि इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में रिलेट करेंगे कहीं पर। आगे चलते हैं, आगे बोला है द कॉलमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द इंजीनियर। अब इंजीनियर की पोजीशन हमें नहीं पता तो कॉलमनिस्ट की पोजीशन भी नहीं पता, तो इस लाइन को भी हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हमने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। आगे देखते हैं, आगे बोला है एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, ये हम कर सकते हैं, के यहाँ पर है, के सेकंड राइट में कौन बैठा है, एम बैठा है, तो के यहाँ पर है, के का सेकंड राइट कौन होगा, 1 और 2, तो एम आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर के क्या, एम कहाँ पर आएगा, के सेकंड राइट में 1 और 2, एम आ गया यहाँ पर, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं, आगे बोला है एच इज द साइंटिस्ट। ठीक है, एच की हमें दे दिया, जो साइंटिस्ट है ना वो कौन है, एच है। ठीक है, एच है वो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट हमने सिर्फ नाम लिखा था ना, हमें नहीं पता था कि कौन सा पर्सन साइंटिस्ट है, लेकिन यहाँ पर इसने बता दिया कि एच है वो साइंटिस्ट है, तो एच को हमने साइंटिस्ट लिख दिया। आगे क्या बोला है, जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। जो जी और जे है ना वो दोनों आपस में नेबर हैं। अब इनकी पोजीशन कहाँ पर हो सकती है, देखो जी और जे सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं। ठीक है, कहीं और पर तो स्थान है ही नहीं। ठीक है, तो जी और जे यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन जी और जे की पोजीशन हमें नहीं पता कि जी और जे कौन सी जगह पर होंगे, नहीं पता ना। या तो जी यहाँ पर भी हो सकता है, या जी यहाँ पर भी हो सकता है, या जे यहाँ पर भी हो सकता है, या जे यहाँ पर भी हो सकता है। इन्होंने ये बोला था कि ये दोनों नेबर हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन सी साइड कौन सा है, कौन सी साइड कौन सा है, लेकिन ये पता है कि नेबर है, तो हमने नेबर कर दिया, लेकिन इनकी पोजीशन हमें नहीं पता। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी लिख देंगे, या तो जी यहाँ पर होगा या जे होगा, या जी यहाँ पर होगा या जे होगा। ठीक है, इतना कर लिया। आगे क्या बोला है, नाइदर जी नोर जे इज एन इंजीनियर। ना तो जी और ना ही जे इंजीनियर है। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या बोला था, ओनली वन पर्सन इज सीटिंग बिटवीन द इंजीनियर एंड ई। ई और इंजीनियर के बीच में ओनली वन पर्सन है। देखो अब ई कहाँ पर है, ई है यहाँ पर। अब इंजीनियर यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ पर इंजीनियर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना तो जी और ना ही जे क्या है, इंजीनियर है ना। इसने बोला है ये बात, जब इसने ये बात बोली है तो इंजीनियर हम यहाँ पर तो लेंगे नहीं, तो ई और इंजीनियर के बीच में कितने पीपल हैं, वन। तो इंजीनियर कहाँ पर आ गया, इंजीनियर आ गया यहाँ पर। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होगी। जी और जे क्या है, इंजीनियर तो नहीं है। ठीक है, तो इंजीनियर हम यहाँ पर तो ले नहीं सकते, तो इंजीनियर कहाँ पर आ गया, इंजीनियर आ गया यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल जो दोनों केसेस हैं हम दोनों केसेस को बिल्कुल साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला था, द कोलमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द इंजीनियर। इंजीनियर के बिल्कुल राइट में कौन है, कोलमनिस्ट है। तो इंजीनियर अब यहाँ पर था, तो इंजीनियर के बिल्कुल राइट में कौन है, एम, यानी कि एम क्या है, कोलमनिस्ट है। ठीक है, अब इंजीनियर है यहाँ पर, इंजीनियर के बिल्कुल राइट में कौन है, कोलमनिस्ट, तो के क्या हो गया, कोलमनिस्ट हो गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आगे देखते हैं, आगे बोला है द फाइनेंशियल एनालिस्ट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। जो एफ है ना उसके बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, एफ यहाँ पर है, तो एफ के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये हो गया फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ पर जी है या जे है। ठीक है, इनकी पोजीशन हमें नहीं पता। अब यहाँ पर एफ यहाँ पर है, एफ के बिल्कुल लेफ्ट में कौन है, ई, तो ई यहाँ पर क्या हो गया, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया। ठीक है, दोनों केसेस साथ लेके चल रहे हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छे से समझना है, बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं। आगे है द लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ द कोलमनिस्ट। अब देखो कोलमनिस्ट यहाँ पर एम था, एम के सेकंड राइट में कौन है, लॉयर है, एक और दो, यानी कि लॉयर कौन हो गया, लॉयर हो गया जी या जे, हमें नहीं पता कौन सा है। और यहाँ पर कहाँ पर था कोलमनिस्ट, यहाँ पर था। ठीक है, कोलमनिस्ट के सेकंड राइट में कौन है, लॉयर, तो यहाँ पर एम क्या हो गया, लॉयर हो गया। समझ में आई बात। आगे क्या बोला है, द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द इंजीनियर। जो प्रोफेसर है ना वो इंजीनियर का इमीडिएट नेबर है। अब इंजीनियर का इमीडिएट नेबर तो यहाँ पर कौन था, कोलमनिस्ट था, तो यहाँ पर कौन हो गया, प्रोफेसर हो गया, यानी कि के क्या हो गया, प्रोफेसर हो गया। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर था कौन, इंजीनियर के बिल्कुल यहाँ पर कोलमनिस्ट है, तो प्रोफेसर कौन हो गया, प्रोफेसर हो गया एफ। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे क्या है, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो जी है ना
वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के राइट साइड में सेकंड पोजीशन पर है। अब जी है या तो यहाँ पर है, जी या तो यहाँ पर है। अब हमें कैसे पता लगेगा? अब यहाँ पर हम चार्टर्ड अकाउंट तो ले नहीं सकते क्योंकि एम की जो प्रोफेशन है, एम का प्रोफेशन क्या आ गया? कॉलमनिस्ट आ गया। तो हम अगर यहाँ पर लेते हैं, अगर ई को चार्टर्ड अकाउंटेंट मानते हैं तो जी कहाँ पर आ गया? जी आ गया यहाँ पर, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट के सेकंड राइट में कौन है? जी है। तो जी जब यहाँ पर आ गया तो जे कौन आ गया? जे यहाँ पर आ गया। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला था? जी इज द सेकंड ऑफ द राइट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब जी और जी यहाँ पर है, इन दोनों में से हमें पोजीशन चूज करनी है, कहाँ पर होगी। लेकिन यहाँ पर हम कहीं पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि के यहाँ पर कॉलमनिस्ट है और एच क्या है? साइंटिस्ट है। एम यहाँ पर क्या है? लॉयर है। तो इसके राइट में क्या होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंट के सेकंड राइट में जी होना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो सेकंड हमारा जो केस था, ये क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड केस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट केस पर देखते हैं। फर्स्ट केस में कौन पीपल बच गया? अब सिर्फ एक की पोजीशन बची है, यहाँ पर हमें नहीं पता कौन है, तो जो रिमेनिंग होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो रिमेनिंग कौन है? तो रिमेनिंग है यहाँ पर एल। ठीक है, तो एल की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ गई। अब प्रोफेशन किस किस का बचा है? प्रोफेशन बचा है एक तो एफ का, और किसका बचा है? सिर्फ एफ का बचा है। तो एफ का हम बता सकते हैं, एफ का कौन सा प्रोफेशन बचा है? डॉक्टर। तो डॉक्टर हो गया कौन? एफ। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? इन सभी को अरेंज कर दिया। ठीक है, अरेंज करने के साथ साथ हमने इनका प्रोफेशन भी बता दिया है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, वो हमसे पूछे गए हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? हु इज सीटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई? ई के सेकंड राइट में कौन बैठा है? तो ई है ये, ई के सेकंड राइट में, यानी कि इस साइड चलेंगे जे और जी। ई के सेकंड राइट में कौन है? जी। तो यानी कि ऑप्शन 2 क्या है? राइट आंसर। अब यहाँ पर पर्सन दिया है, हो सकता है जैसे लॉयर दे रखा है, यहाँ पर इसका जी का प्रोफेशन दे देता। जी का प्रोफेशन क्या था? जी का प्रोफेशन था फाइनेंशियल, क्या था? फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, तो जी की जगह वो दे सकता था फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाता? फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, कुछ भी दे सकता था वो। ठीक है, कहने का मतलब वो कुछ भी दे सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द प्रोफेसर? हमसे पूछ लिया गया है कि प्रोफेसर कौन है। अब प्रोफेसर हम बता सकते हैं, प्रोफेसर कौन था? प्रोफेसर की थी ये वाली, यानी कि के क्या है? के है प्रोफेसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 क्या है? राइट आंसर है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड हैंस फ्रॉम ए ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप? ठीक है, इसमें से कोई एक है वो बिलोंग नहीं करता है, बाकी 3 क्या है? बिलोंग करते हैं। देख लेते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंट है उसके साथ एच लिखा हुआ है, डॉक्टर के साथ एम है, इंजीनियरिंग के साथ है जे, और फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ है एल। अब चलते हैं वहाँ पर। सबसे पहले क्या था? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या था? यहाँ पर है चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? ई है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने उसने क्या लिखा था? एच लिखा था। तो अगर देखें चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके सामने वाला जो मैन है वो कौन है? एच है। तो इसने क्या लिखा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके सामने है एच। और अगला क्या था? अगला था डॉक्टर। ठीक है, अगला जो था वो क्या था? डॉक्टर। डॉक्टर के साथ लिखा है उसने एम। अब देखते हैं, डॉक्टर यहाँ पर है, डॉक्टर तो है एफ, लेकिन डॉक्टर के साथ उसने लिखा है एम, यानी कि डॉक्टर के सामने वाला जो पर्सन है उसको यहाँ पर लिखा गया है। कहने का मतलब समझ पा रहे हो? यहाँ पर क्या किया गया है? जो पर्सन है, जो उसका प्रोफेशन है, उसके सामने वाले जो पर्सन है उसको लिखा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्या था? अगला था इंजीनियर, और उसके साथ लिखा है जे। तो इंजीनियर कहाँ है? इंजीनियर है यहाँ पर। इंजीनियर कौन है? एल। और उसके सामने कौन होना चाहिए था? जी होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या लिख रखा है? जे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3,
यानी कि इंजीनियर के साथ क्या होना चाहिए था, जी होना चाहिए था। ठीक है, ये क्या है, ये इसमें बिलोंग नहीं कर पा रहा है, बाकी ये जो तीनों है ये क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। समझ में आया क्वेश्चन क्या किया हमने। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विद रेस्पेक्ट टू द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में एल की पोजीशन क्या है, तो हम काउंट कर लेंगे। साइंटिस्ट कहाँ पर है, साइंटिस्ट है यहाँ पर एच, एच के रिस्पेक्ट में किसकी पोजीशन पूछी थी, किसकी पोजीशन पूछी थी, साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में एल की पोजीशन पूछी थी। तो एल की पोजीशन हम बता सकते हैं, साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में एल की पोजीशन है सेकंड राइट में। ठीक है, तो सेकंड राइट हमारा आंसर आ जाएगा, सेकंड टू द राइट। ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट साइड, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट। ठीक है, ये समझ में आया सभी को। अगर दिक्कत है, चलो एक बार मैं फिर से करवा देता हूँ आपको। ठीक है, वो हमने जो अरेंज किया है वो अरेंज करना हम एक बार फिर से सीख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से अरेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पर कितने पीपल थे, 8 पीपल थे। जब 8 पीपल हैं तो हम क्या करते हैं, हम 8 पीपल के लिए डायग्राम तैयार करते हैं। ठीक है, जब सभी का फेस इनसाइड था तो हमने इनको क्या कर दिया है, इनसाइड कर दिया है। ठीक है, अब क्या बोला था, F इज सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K। F हमने यहाँ पर लिया, F नहीं सॉरी K यहाँ पर लिया, K के सेकंड लेफ्ट में कौन है, F है, तो K के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर आ गया F। ठीक है, आगे बोला है द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K। जो साइंटिस्ट है ना वो K का इमीडिएट नेबर है, लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पर भी हो सकता है और साइंटिस्ट यहाँ पर भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि साइंटिस्ट की पोजीशन क्या है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक और केस ले लिया है। ठीक है, सेम केस हमने ले लिया है, यानी कि हमारे पास कितने केस हो गए, 2 केस हो गए। अब इन दोनों केसेस को हम साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, K यहाँ पर था और F यहाँ पर था। अब साइंटिस्ट एक बार तो मैंने यहाँ पर ले लिया साइंटिस्ट, और इस केस में मैंने साइंटिस्ट ले लिया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बोला था देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन दिस साइंटिस्ट एंड E। साइंटिस्ट और E के बीच में कितने पीपल हैं, 3 पीपल हैं। अब साइंटिस्ट यहाँ पर है तो इनके बीच में 3 पीपल हम गिन लेते हैं, 1 2 और 3। तो E कहाँ पर आ गया, E यहाँ पर आ गया। अगर इस साइड से भी अगर हम काउंट करें तो भी 3 पीपल के बाद जो E की पोजीशन है वो सेम रहेगी, 1 2 3, E आ गया। इसी तरह से साइंटिस्ट यहाँ पर था 1 2 3, तो E आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे बोला है ओनली 1 पर्सन इज सीटिंग बिटवीन द इंजीनियर एंड E। इंजीनियर और E के बीच में केवल 1 पर्सन है। अब अगर E की हम पोजीशन देखना चाहें, E और इंजीनियर के बीच में 1 पर्सन, अगर इंजीनियर को मैं यहाँ पर लेता हूँ तो इंजीनियर यहाँ पर भी हो सकता है। अब यहाँ पर इंजीनियर यहाँ पर भी हो सकता है, इंजीनियर यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, हमें इंजीनियर की पोजीशन नहीं पता, तो जो ये वाली लाइन है ओनली 1 पर्सन वाली, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। आगे बोला है द कोलमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द इंजीनियर। जो कोलमनिस्ट है ना वो इमीडिएट राइट है किसके, इंजीनियर के, लेकिन इंजीनियर का अभी हमें नहीं पता कि पोजीशन क्या है, तो इस लाइन को भी हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है M इज सेकंड टू द राइट ऑफ K। K के सेकंड राइट में कौन है, M है, तो K यहाँ पर है तो M कहाँ पर होगा, M होगा यहाँ पर, क्योंकि K के सेकंड राइट में M होगा, तो M इसमें भी यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे है H इज द साइंटिस्ट। H हमें दे दिया है साइंटिस्ट। ठीक है, अभी तक हमें साइंटिस्ट का नहीं पता था कि कौन है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है H है, वो क्या है, साइंटिस्ट है। ठीक है, और क्या बोला है G एंड J आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। जो G और J है ना वो इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के। ठीक है, अब G और J की पोजीशन क्या हो सकती है, G और J की पोजीशन सिर्फ यहाँ पर हो सकती है और कहीं पर तो इनकी जगह है नहीं, तो G और J की पोजीशन हमें नहीं पता, लेकिन इनकी पोजीशन यहीं पर होगी, या तो G यहाँ पर होगा या G यहाँ पर होगा, या J यहाँ पर होगा या J यहाँ पर होगा। इसी तरह से सेम यहाँ पर बनेगा, G और J की सेम पोजीशन। ठीक है, अब क्या बोला है नाइदर G नोर J एन इंजीनियर।
ना ही तो जी और ना ही जे क्या है, इंजीनियर है। इनमें से कोई भी इंजीनियर नहीं है। अब हमने एक लाइन ऊपर छोड़ी थी, क्या, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द इंजीनियर एंड ई। अब ई यहाँ पर है और ई और इंजीनियर के बीच में एक पर्सन है। तो देखो, अगर इस पर्सन को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर अगर इंजीनियर को बैठाना चाहें तो यहाँ पर इंजीनियर को बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है नाइदर जी नोर जे एन इंजीनियर, ना ही तो जी और ना ही जे इंजीनियर है। तो इंजीनियर को हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते। तो इंजीनियर को हम यहाँ पर कहाँ पर बैठाएंगे? इंजीनियर को बैठाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ई और इंजीनियर के बीच में कितने पीपल हैं? 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, इंजीनियर यहाँ पर आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जी और जे में से कोई भी इंजीनियर नहीं है। तो इंजीनियर आ गया यहाँ पर। ठीक है, इतना आएगा यहाँ समझ में। आगे क्या बोला है? द कोलमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द इंजीनियर। जो कोलमनिस्ट है ना, वो इंजीनियर के इमीडिएट राइट में है। तो इंजीनियर यहाँ पर है, तो कोलमनिस्ट कौन होगा? एम होगा, ये हो गया कोलमनिस्ट। और इस केस में इंजीनियर यहाँ पर है, तो कोलमनिस्ट कौन होगा? कोलमनिस्ट होगा ये के। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं। द फाइनेंशियल एनालिस्ट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है ना, वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है। एफ कहाँ पर है? एफ है यहाँ पर। तो जी या जे इनमें से कोई एक क्या होगा? फाइनेंशियल एनालिस्ट होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा? एफ के बिल्कुल लेफ्ट साइड में कौन है? ई। तो ई यहाँ पर क्या हो गया? फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे क्या बोला है? द लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ द कोलमनिस्ट। जो कोलमनिस्ट है ना, उसके सेकंड राइट में कौन है? प्रोफेसर है। तो कोलमनिस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर। इसके सेकंड राइट में, यानी कि 1 और 2, इनमें से कोई एक क्या है? प्रोफेसर है। ठीक है, इनमें से कोई एक क्या है? प्रोफेसर है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कहाँ पर है? यहाँ पर है कोलमनिस्ट। अब एक और दूसरा, यहाँ पर कौन हो गया? प्रोफेसर। जो सेम, हम दोनों केसेस में सेम कंडीशंस अप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है? द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द इंजीनियर। सॉरी, ये कुछ गलत कर दिया हमने। हाँ, ये क्या था यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर था द लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ द कोलमनिस्ट। यहाँ पर कौन था? लॉयर था। ठीक है, कोलमनिस्ट के बिल्कुल सेकंड राइट में कौन था? लॉयर था। तो यहाँ पर कौन हो गया? लॉयर। और यहाँ पर कौन हो गया? लॉयर। ठीक है, यहाँ पर भी लॉयर हो गया। अब क्या बोला है? द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन इंजीनियर। इंजीनियर का जो प्रोफेसर है ना, वो नेबर है। अब यहाँ पर तो नेबर कौन है? कोलमनिस्ट है। तो प्रोफेसर की जगह कहाँ पर बची है? प्रोफेसर की जगह बची है यहाँ पर, यानी कि प्रोफेसर कौन हो गया? प्रोफेसर हो गया के। ठीक है, यहाँ पर प्रोफेसर कौन हुआ? यहाँ पर प्रोफेसर हुआ एफ। ठीक है, आगे क्या बोला है? जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके सेकंड राइट में कौन है? जी है। अब जी या तो यहाँ पर है, जी या तो यहाँ पर है। अब जी सेकंड राइट में कब होगा? या तो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, लेकिन यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोलमनिस्ट है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो उसके सेकंड राइट में जी होगा। तो जी आ गया यहाँ पर। ठीक है, जी कहाँ पर आ गया? जी आ गया यहाँ पर। तो इस साइड में कौन होगा? इस साइड में जे होगा। ठीक है, तो इस साइड में कौन हो गया? जे हो गया। जी जब यहाँ पर आ गया तो जे आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, जी और जे इनकी पोजीशन देखती है। जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर होगा, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर होगा तो जी यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर पहले से ही कौन है? साइंटिस्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर नहीं हो सकता। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहाँ पर होना चाहिए था? चार्टर्ड अकाउंटेंट को होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, लॉयर की जगह। लेकिन यहाँ पर पहले से कौन है? लॉयर है। लेकिन इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेकंड हमारा केस है, ये वाला क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या हुआ? राइट हुआ। अब यहाँ पर कोई प्यूपिल बचा है, एक प्यूपिल की जो यहाँ पर है वह प्लेसिंग नहीं हुई है।
तो यहाँ पर कौन प्यूपिल बचा है, यहाँ पर एल बचा है, तो एल की जो प्लेसिंग है वो यहाँ पर हो गई, ठीक है। और एक जो प्यूपिल है, एक मेंबर है, उसका प्रोफेशन नहीं पता, जो एफ है उसका प्रोफेशन नहीं पता, लेकिन सिर्फ एक ही प्रोफेशन बचा है। कौन सा प्रोफेशन बचा है, डॉक्टर का। जो बचा हुआ है वो किसका है, एफ का है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डॉक्टर। ये हमने क्या कर दिया, इन सभी को अरेंज कर दिया, ठीक है। एक बार आप लोगों को क्या करना है, खुद से इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, एक बार सभी को खुद से इसको ट्राई करना है, ठीक है। वैसे समझ में आया सभी को। अब इसके क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, है ना, इसको अरेंज करना आपको आना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमने कर लिए थे। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अकॉर्डिंग टू गिवन अरेंजमेंट। अब यहाँ पर आप जब देखोगे तो द लॉयर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्टर। क्या बोला है, द लॉयर कहाँ पर है, लॉयर है यहाँ पर, इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर के लेफ्ट में सेकंड है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, राइट है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इनके आंसर कर लोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 13 to 16 में इनके आंसर देने हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, पी टी वी आर एम डी के एन डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल, ठीक है। किस में बैठे हैं, राउंड टेबल में बैठे हैं। कितने पीपल हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब 8 पीपल है राउंड में, तो हम फिर से ये बनाते हैं, ठीक है। अब इनका फेस नहीं दे रखा है कि ये इनसाइड है या आउटसाइड है। ये क्वेश्चन भी क्या है, ये भी मैंने एनटीएससी का एज इट इज क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अब इसमें फेस नहीं दे रखा है कि ये इनसाइड है या आउटसाइड है, तो जनरली हम क्या करेंगे, वैसे तो ये सभी क्वेश्चन में हमें देगा कि फेस इनसाइड है या आउटसाइड है, लेकिन जब इसमें नहीं दिया है तो जनरली हम क्या मानते हैं कि फेस इनसाइड है, ठीक है। जब हमें नहीं दिया है तो जनरली हम क्या मान लेते हैं कि जो फेस है वो इनसाइड है, ठीक है। अब क्या दिया है, V इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ T। जो T है ना उसके सेकंड में कौन है, सेकंड लेफ्ट है V, तो V कहाँ पर आ गया, V आ गया यहाँ पर, ठीक है। T के सेकंड लेफ्ट में कौन है, V है। आगे क्या है, T इज फोर्थ टू राइट ऑफ M। जो T है ना वो M के राइट में कितना है, चौथे नंबर पर है M से। तो M से चौथे नंबर पर कब होगा, 1, 2, 3, 4, यानी कि अगर M यहाँ पर है तो T कहाँ पर होगा, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, फोर्थ नंबर पे हो गया। आगे क्या बोला है, D एंड P आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ T। जो D और P है ना वो T के नेबर नहीं है, यानी कि D और P यहाँ पर भी नहीं हो सकता, D और P यहाँ पर भी नहीं हो सकता। इन दोनों पोजीशंस पर D और P नहीं हो सकते, इतना हमें पता लग गया। आगे बोला है D इज द थर्ड टू द राइट ऑफ P। जो D है ना वो P के राइट में तीसरा है। अब D और P यहाँ पर तो हो नहीं सकते, अगर P को यहाँ पर ले लिया जाए तो P के राइट में तीसरे नंबर पे कौन है, D है। 1, 2, 3, D कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब देखो अगर मैं P को यहाँ पर लूँ, क्या मैं P को यहाँ पर ले सकता हूँ, P को यहाँ पर नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि 1, 2, 3 यहाँ पर D आना चाहिए था, यहाँ पर पहले से ही V है। अब P को यहाँ पर भी नहीं ले सकता, P को यहाँ पर भी नहीं ले सकता, तो P यहाँ पर ही आएगा और D कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे क्या बोला है, W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। जो W है ना वो P का नेबर नहीं है, तो हमारे पास 3 स्थान बचे हैं, 1, 2 और 3, तो P का जो नेबर है वो W हो नहीं सकता, तो W कहाँ पर आ गया, W आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास 2 स्थान बचे हैं। क्या बोला है, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K। जो P है ना वो K के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो K कहाँ पर आ गया, K यहाँ पर आ गया। K के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, P। सिर्फ एक स्थान बचा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर बच गया, यहाँ पर कौन बच गया, यहाँ पर बच गया R, ठीक है। तो R आ गया यहाँ पर, ठीक है। इन सभी को हमने अरेंज कर दिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, तो आप सभी को हो जाना चाहिए वैसे भी। अब इसके ऊपर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है, हु इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ K।
के सेकंड लेफ्ट कौन है? तो के ये है, के का सेकंड लेफ्ट कौन होगा? 1 और 2 आर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या है? राइट आंसर है। के का सेकंड लेफ्ट कौन है? आर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी? वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? वी कहाँ पर है? ये रहा। तो वी के इमीडिएट